हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के जो टॉपिक हमारा चल रहा था दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, उसको लेके दोबारा हम लोग आ गए। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे अबाउट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। आज हम लोग शुरू करेंगे और ब्रीफली देखेंगे कि क्या क्या आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग शुरुआत करेंगे विथ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली ये द 7 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। क्लियर है? ये एक एक आपका एक रैंक समझाता है। याद करिए हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे जहां पे आई हैव सेड दैट टैक्सॉन रेफर्स टू द रैंक और द कैटेगरी नेम। क्लियर है? जैसे करके मैं आपको एग्जांपल दिया था कि स्कूल के अंदर चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, द टीचर्स। तो हमें अगर मैं टीचर बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं समझ सकता हूं कि टीचर किसको रिपोर्ट करेंगे और उसके नीचे कौन होंगे। ठीक है, तो टीचर विल बी रिपोर्टिंग टू द प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल आपका कैटेगरी होगा वो टीचर्स के ऊपर होंगे, प्रिंसिपल के भी ऊपर होंगे आपके डायरेक्टर, चेयरमैन, ऐसे करके। ठीक वही सेम हम लोग यहां पर भी देखेंगे। एकदम लोअर लेवल जहां से आपका ये कैटेगरी या क्लासिफिकेशन शुरू होता है, उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है दैट इज द स्पीशीज। क्लियर है? तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिक यूनिट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दैट विल बी माय स्पीशीज। क्लियर है? अगेन स्पीशीज, one or more species having certain kind of similarities, ठीक है, वो बन जाएगा जीनस। और ऐसे करते 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 आपका बिल्कुल जो टॉप मोस्ट आपका ग्रुप होगा जहां पे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर मैं सेपरेट ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें होगा? इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक, इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ कैरेक्टर्स आपके शेयर कर रहा है, तो वो दोनों ऑर्गेनिज्म आपके जीनस हो गया। दे आर शेयरिंग द सेम जीनस। क्लियर है? एक एक करके हम लोग ऊपर तक चलेंगे। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, चाहे आप इसको ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, उसका आपका कोई दिक्कत नहीं रहता है। समझ में आया? अब बच्चे पूछते हैं सर इसका जो ऑर्डर है ये हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक, कि कौन सा पहले आएगा, कौन किसके बाद आएगा, क्योंकि अलग अलग आपके 7 ऐसे नाम हैं जो हमें समझ में या हमें याद नहीं आता है कि कौन अरेंजमेंट इसका कैसा होगा। तो इसको याद करने के लिए एक आपका छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। मतलब क्या है सर? यहां पे बोल रहे हैं, हमें पता है आपको इंसिडेंट पकड़ना पड़ेगा मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से होता है। और मच्छर कैसे कैसे करके आपका ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ आपका मॉस्किटोज होते हैं ना, जहां पे आपका पानी जमा हुआ रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि घर के आसपास कहीं पर भी पानी को जमने नहीं देना चाहिए। तो वही पानी के जमने वाला इंसिडेंट से ये चीज आपका फॉर्म होता है और इससे आप आसाम से इसको याद रख सकते हो। तो पॉट्स मतलब जो गमले होते हैं उसको हमें साफ करके रखना पड़ता है हमेशा, जिसकी वजह से अगर उसके अंदर पानी जमा हुआ रहेगा तो मच्छर आके वहां पे दे विल बी लेइंग देयर एग्स और वो एग्स हैच आउट होके आपका मॉस्किटो निकलेगा और फिर अगेन आपको मलेरिया फैलाएगा। इन्फेक्शन जो है वो फैलाएगा एक से दूसरे तक, है ना? तो यहां पर क्या है? कीप द पॉट्स क्लीन और एल्स द फैमिली विल गेट सिक। तो कीप से किंगडम, पॉट फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली विल रिमेन फैमिली, गेट से जीनस और सिक से आपका स्पीशीज। तो इसको याद रखने का बहुत अच्छे तरीका है, आपको ये याद रखिए और आप एकदम सीक्वेंसली इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत सर? अब चलिए हम लोग इंडिविजुअली एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं स्पीशीज की बात करता हूं तो व्हाट इज माय स्पीशीज, व्हाट इज माय जीनस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पीशीज से। सर स्पीशीज हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे which will be having sharing the most number of identical characters,
सबसे ज्यादा आइडेंटिकल कैरेक्टर शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और दे कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। स्पीशीज हम लोग उसी को ही बोलेंगे जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, और ब्रीडिंग करके क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है सर? दे कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जो बच्चे पैदा होंगे वो भी रिप्रोडक्शन में शामिल हो सकता है। समझ में आया? क्लियर है? स्पीशीज हम लोग किसको बोलेंगे? आइडेंटिकल, सबसे ज्यादा आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होना चाहिए, सिमिलर कैरेक्टर्स होना चाहिए, और जो दो ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक स्पीशीज बोलेंगे वो दो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के हम लोग तभी बोलेंगे अगर वो दोनों इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड के आपका फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए कैसे? फर्टाइल। समझ में आया सर अच्छी तरह? चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर सपोज करिए मैं बोलता हूं लायन और द टाइगर, ठीक? मैंने मेल लायन ले लिया और फीमेल टाइगर ले लिया। इन दोनों का आर्टिफिशियल क्रॉसिंग जब ह्यूमन बींग्स कराते हैं, नेचुरली ये लोग करते नहीं है, आर्टिफिशियली जब आप एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर को अगर क्रॉसिंग करवाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन करवाइएगा, तो द रिजल्ट विल बी लाइगर विच विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक सर, ऑफस्प्रिंग तो पैदा हो गया, इसका मतलब क्या ये दोनों एक ही स्पीशीज है? बिल्कुल नहीं। व्हाई? बिकॉज ये जो लाइगर पैदा हुआ, दिस विल नॉट बी फर्टाइल। मतलब क्या है? ये जो लाइगर आपका ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, ये बड़ा होके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब ये इनफर्टाइल है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, दैट इज यू हैव हर्ड अबाउट द म्यूल। क्लियर? तो म्यूल में भी आपका यहां पर द डोंकी एंड हॉर्स, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन से आपका एक म्यूल बनता है। बट यहां पर भी हमें पता है कि देयर मे बी वेरियस कैरेक्टर्स विच कैन बी सिमिलर बिटवीन द डोंकी एंड द हॉर्स, बट they do not belong to the same species. Why? Because the offspring which is produced, that is a mule, it is infertile. It does not undergo reproduction to produce another mule. समझ में आया? तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अगर मैं स्पीशीज को डिफाइन करूंगा तब। कि स्पीशीज उसी को ही बोलेंगे जो इंटरब्रीड कर सकता है, और इंटरब्रीड करके वो कैसा ऑफस्प्रिंग बनाएगा? बताइए सर साथ साथ, कैसा ऑफस्प्रिंग बनाएगा? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं जीनस के अंदर, वही सेम, एक स्पीशीज है, सपोज करिए दिस इज स्पीशीज ए, सपोज करिए दिस इज स्पीशीज बी। ठीक? दे कैनॉट इंटरब्रीड। इंटरब्रीड हो तो सकता है बट आपका पॉसिबल नहीं है कि वो आपके एक ही टाइप ऑफ ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे, बट दे शेयर अ लॉट ऑफ क्या? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन दो टाइप ऑफ स्पीशीज को हम लोग एक जीनस के कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर है? सबसे बेस्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो दैट इज अगेन आई विल बी टेकिंग ऑफ द लायन, एंड आई विल बी टेकिंग ऑफ द टाइगर, एंड आई विल बी टेकिंग ऑफ द लेपर्ड। देखिए सर, इन तीनों जो हम लोग ऑर्गेनिज्म यहां पे देख रहे हैं, दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कि अगर मैं इनके साइंटिफिक नेम्स लिखूं तो इसका तो साइंटिफिक नेम है लियो, इसका है आपका टाइग्रिस, और इसका है आपका पारडस। बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर बिटवीन देम, द जीनस नेम इनके सेम हो जाएगा और सबके नाम हो जाएगा पैंथेरास। मतलब क्या है? दे ऑल बिलोंग टू द सेम जीनस। सो आ जाएगा मेरा पैंथेरा लियो, दैट इज द लायन, पैंथेरा टाइग्रिस, दैट इज द टाइगर, एंड पैंथेरा पारडस, दैट इज माय लेपर्ड। कोई दिक्कत है समझना सर? क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट,
अब ऐसे करके ही अगेन 1 or 2 genus which will be sharing more than one similarity, they will be clubbing and coming under the family. ठीक, जैसे हम लोग बोल सकते हैं द कैट फैमिली, क्लियर, द डॉग फैमिली. ठीक, उसके बाद फैमिली मोर देन 1 2 फैमिली विच आर शेयरिंग कैरेक्टर्स, उसको हम लोग रख देंगे ऑर्डर के अंदर. और यहीं पर जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ऑर्डर क्या है सर? वी कम अंडर प्राइमेट्स. ठीक, हम लोग प्राइमेट्स के अंदर आते हैं. जो एंटायर आपका मंकी फैमिली है, द एप फैमिली, उन सब को हम लोग नाम देते हैं प्राइमेट, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स, ओरांगोटान्स, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ये सब आ जाते हैं. तो वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्राइमेट्स. क्लियर है? ठीक है. ठीक, ऐसे ही ऑर्डर हमारा होता है. जैसे मान लीजिए कार्निवोरा, क्लियर है, कार्निवोरा के अंदर जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो आपके आ जाएंगे कार्निवोरा के अंदर. ठीक, ऐसे ही हो जाएगा आपका क्लास, क्लियर, क्लास से फाइलम, देखेंगे हम लोग क्या क्या, और फाइनली हम लोग आ जाएंगे इन किंगडम. तो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली जो हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, विच शेयर्स द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स. और जैसे जैसे हम लोग नीचे तक आते जाते हैं, स्पीशीज लेवल तक आते जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स अलग होते रहते हैं और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होके बनता है आपका स्पीशीज. तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी. सपोज आपको ये बोला गया कि अरेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन असेंडिंग ऑर्डर द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटा मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म किसके अंदर होगा? स्पीशीज. ठीक, और धीरे 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 करते करते सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किसमें होगा? किंगडम. तो किंगडम आपका सबसे शुरुआत में आ जाएगा. कोई दिक्कत सर? क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कि कैसे करके, अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स. एड का मतलब क्या है? हेल्पिंग. तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस टैक्सोनॉमी को पढ़ने में मदद करता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आसान बना देता है. एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जहां पे हम लोग डायरेक्ट डेटा हमें मिल जाता है कोई ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए. तो व्हाट आर द सोर्सेज which are also named as the taxonomical aids. चलिए, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिकल एड्स. एड्स का मतलब मैंने क्या बोला? ये डिजीज वाला एड्स नहीं है सर, दिस इज द हेल्पिंग. ठीक, टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम लोग ब्रॉडली कर सकते हैं डिफाइन. और इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमिकल की. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि बाकी के जो है ये हम कभी ना कभी एक बार पढ़ के आए भी है हमारे प्रीवियस क्लासेस में. सर की क्या होता है? एक्चुअली दिस कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. क्या होता है सर? की न की होता है एक काफी सारे बहुत सारे स्टेटमेंट्स. और उस स्टेटमेंट्स मतलब सपोज करिए आपका ए एक स्टेटमेंट हुआ, बी एक स्टेटमेंट हुआ, सी एक स्टेटमेंट हुआ, ऐसे करके कई सारे स्टेटमेंट की के अंदर मिलते हैं. और हर एक स्टेटमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं. हर एक स्टेटमेंट के अंदर दो अलग अलग पार्ट होता है, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट. ठीक, वैसे ही बी के अंदर भी एक पार्ट 2 पार्ट, सी के अंदर भी 1 एंड द सेकेंड पार्ट. क्लियर? थोड़ा सा देख लेते हैं इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं. सर एक जो पार्ट है, अगर सिंगल पार्ट की मैं बात करूं तो उसको हम लोग नाम देते हैं लीड. क्या नाम देते हैं सर? अगर एक एक पार्ट्स की हम लोग बात करें, सिंगल एक स्टेटमेंट के अंदर एक पार्ट, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लीड. और अगर दोनों लीड्स को हम लोग मिला दे तो मेरा जो बनता है दैट इज अ कपलेट. क्लियर है? ठीक है, कपलेट मतलब पेयर में, तो दो लीड्स मिला के मेरा बोल रहा हूं क्या हो रहा है? वो कपलेट्स. तो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के अंदर ऐसे दो दो लीड्स होंगे. एक्चुअली ये लीड्स होता क्या है? सपोज करिए आपका यहां पर एक लीड है कि आपका प्रेजेंस ऑफ
गिल्स, ठीक, और इसमें है प्रेजेंस ऑफ लंग्स। तो सपोज करिए मेरा एक ऑर्गेनिज्म मैंने आइडेंटिफाई किया, याद करिए वही टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, तो आप आइडेंटिफाई किया, ठीक। अब मेरे पास ऑलरेडी जो ऑर्गेनिजम्स पहले से आइडेंटिफाई होकर रखा हुआ है उसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, उसके सारे कैरेक्टर्स मुझे अच्छी तरह पता है। अब ये जो मेरा अननोन ऑर्गेनिज्म है ये कौन से ग्रुप के अंदर रहेगा वो मुझे जब मैं इनके साथ एक मैचिंग करूंगा तभी मुझे इनके सिमिलैरिटीज के बारे में पता चलेगा, ठीक। तो ऐसे करके मुझे स्टेटमेंट वाइज जाना है टैक्सोनॉमी की के मदद से। जैसे सपोज करिए ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग अगर इसके बी स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, क्या इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स का प्रेजेंट है, तो अगर गिल्स का प्रेजेंट है तो ये चला जाएगा इस ग्रुप में, अगर नहीं है तो अगर इसके अंदर लंग्स है तो ये चला जाएगा इस ग्रुप, ठीक है। तो जैसे वो ग्रुप के अंदर चला गया, अगेन उसके अंदर सब डिविजन हो गया, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को आफ्टर ऑल हमें वही 7 कैटेगरीज के अंदर डालना है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ऐसे करके हमें किंगडम तक उसको लेके चलना है सर, ठीक है। तो किंगडम के अंदर डालना तो आसान होगा क्योंकि बहुत सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ऐसे ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा सिमिलर कहां पे होना चाहिए, स्पीशीज लेवल पे, ठीक। तो ऐसे करके हेल्पिंग हैंड देता है हमें एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम लोग नाम देते हैं की। क्लियर है सर, ठीक। तो इस की के अंदर जैसे यहां पर हमें प्रेजेंस ऑफ लंग्स और गिल्स बोल रहा हूं, दीज आर टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। हो सकता है यहां पर मैं बोल सकता हूं प्रेजेंट ऑफ मॉइस्ट स्किन, प्रेजेंट ऑफ ड्राई स्किन। तो ये जो मॉइस्ट स्किन और ड्राई स्किन होगा, ये दोनों आपका किसके कैरेक्टर्स होंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो देख के हमें पता चलेगा कि हाँ जो स्किन है इस ऑर्गेनिज्म का ये ड्राई है, तो अगर ड्राई है तो इसके अंदर जाएगा वो, अगर मॉइस्ट है तो दूसरे के अंदर जाएगा। तो ऐसे करके हमें इस की से पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली किसके अंदर प्रेजेंट होते हुए रहेगा। समझ में आया, लीड क्या है और कपलेट क्या है। हर एक की के अंदर आपके अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, हर एक स्टेटमेंट के अंदर 2 लीड्स होंगे और उस 2 लीड्स को हम लोग मिला के बोलते हैं कपलेट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टैक्सोनॉमिकल लीड होगा दैट विल बी माय बोटैनिकल गार्डन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है सर, गार्डन मतलब ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, लिविंग प्लांट्स, ठीक। तो कौन से लिविंग प्लांट्स ना, ये काफी सारे, चाहे वो एंडेंजर्ड हो चाहे वो वल्नरेबल हो, उन सारे एक कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिस एरिया को हम लोग गार्डन का नाम भी दे सकते हैं। तो यहां पर जनरली जो हर्ब्स, जो श्रब्स, जो ट्रीज, ये सब कैटेगरी के जो आपके प्लांट्स है उन सबको हम लोग एक ही जगह पे अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखेंगे। क्लियर है, उसको हम लोग नाम देते हैं बोटैनिकल गार्डन्स। यहां पे जो भी रखा जाएगा वो सारे के सारे कैसे रखा जाएगा सर, लिविंग प्लांट्स को रखेंगे सर, ठीक। और ये जो टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, वहां पर आपका देखना एक टर्म आएगा ex-situ कंजर्वेशन। सर 2 टाइप ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक्स होता है, एक हो जाएगा ex-situ, एक हो जाएगा in-situ, ठीक। जस्ट 2 मिनट दूंगा मैं इसको आपका क्लैरिफाई करने के लिए। in-situ मतलब क्या है, सपोज करिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में बड़ा हुआ है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नेटिव प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा होगा, ये जगह, ठीक। अब इसको अगर मैं इसी में ही जहां पर ये एक्चुअली जन्म लिया है वहीं पर ही अगर इसको प्रिजर्व करता हूं, गौर फरमाइए, अगर जो जिसका नेटिव प्लेस है वहीं पर अगर मैं उसको प्रिजर्व करता हूं तो दैट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन टेक्निक इज नोन एज इन सीटू प्रिजर्वेशन। कोई दिक्कत। बट अगर यही प्लांट को इसके नेटिव एरिया से ले आके मैं कोई दूसरे जगह पे इसको लगाता हूं जो इसका नेटिव नहीं है, जहां पर ये ओरिजिनली पैदाइश नहीं हुआ, ओरिजिनली जहां पर पैदाइश हुआ है वहां से मैंने उसको लेके आया एंड आई एम कल्टिवेटिंग दिस प्लांट मैनुअली एट सम अदर प्लेस,
ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं ex situ कंजर्वेशन। क्लियर है? दैट दिस टाइप ऑफ ex situ कंजर्वेशन अगर मैं प्लांट्स के लिए करता हूं तो उसको हम लोग नाम देंगे बोटैनिकल गार्डन्स, अगर एनिमल्स के लिए करता हूं तो इसी का ही नाम हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन्स। ठीक, तो जूलॉजिकल, सर जूलॉजिकल गार्डन मतलब जू नहीं, ऐसा नहीं कि उस जानवर को वहां से ले आया और लेके मैं पिंजरे के अंदर यहां पे डाल दिया, दैट इज डिफरेंट केस ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, बट यहां पर मैं कर रहा हूं क्या, मैं यहां पर एक पर्टिकुलर कौन सा टाइप ऑफ स्पीशीज लिया जाएगा, ऑब्वियसली जो एंडेंजर्ड है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड स्पीशीज? सर एंडेंजर्ड मतलब है जो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। अगर आज मैं इसके और सही ढंग से अगर ना रखूं, अगर सही ढंग से प्रिजर्व ना करूं, तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर देयर विल बी अ हाई रिस्क कि ये जो आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये आपका विलुप्त हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोगों को अच्छी तरह संरक्षण करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्शन देना है। ठीक, बट वो प्रोटेक्शन इसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर देना है। हो सकता है ये जहां पर पैदा हुआ वहां से उसको उठा के और एक जैसे नेशनल पार्क के अंदर, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, वहां पर हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। ठीक, जहां पे पूरा का पूरा प्रोटेक्शन ऑफ आपका मैन होके रखा हुआ है, वहां पर कोई मैन इंटरफियर नहीं करेंगे, बट एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन के जैसा है जहां पे वो घूम फिर सकता है अच्छी तरह, तो उस टाइप ऑफ हम लोग बोलेंगे द जूलॉजिकल गार्डन। जनरली किसके लिए करते हैं हम लोग, एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ex situ कंजर्वेशन। तो लिविंग प्लांट्स बोटैनिकल गार्डन, लिविंग एनिमल्स को करने के लिए जूलॉजिकल गार्डन्स। कोई दिक्कत? और सर ये टैक्सोनॉमी में हेल्प कैसा करेगा ना, जो भी यहां पे आपका प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जैसे सपोज करिए ये एक आपका प्लांट ग्रो हुआ है, इसके यहां पर पूरा का पूरा एक लेवलिंग होगा और इस लेवल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, क्या इस कौन सा किंगडम के अंदर है, कौन सा इसका डिवीजन है या फाइलम है, अगर एनिमल्स है तो क्लास, ऑर्डर, ईच एंड एवरीथिंग विथ द प्रेजेंस ऑफ द साइंटिफिक नेम, ये सारा डिटेल्स या डेटा इस प्लांट के साथ वहां पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपके बोटैनिस्ट है, जो आपके स्टडी कर रहा है डिफरेंट आपके प्लांट्स के बारे में, वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि एक ही जगह जाके वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स के बारे में वो स्टडी कर सके। क्लियर है? सिमिलरली आपका हो जाएगा इन जूलॉजिकल गार्डन्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है सर? ठीक, तो देखिए बोटैनिकल और जूलॉजिकल मैंने क्या बोला, फॉर लिविंग। अब अगर डेड होता है तो बोटैनिकल गार्डन्स के अंदर ही कभी कभार होता है आपका हर्बेरियम। ठीक, एक्चुअली हर्बेरियम क्या है ना सर, जो डेड प्लांट्स है, तो उस डेड प्लांट के जो पार्ट्स है उसको अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, तो ये आपका हर्बेरियम क्या हो जाएगा ना, हर्बेरियम हो जाएगा, जहां पर ये जनरली कभी कभार तो आपके बोटैनिकल गार्डन्स के साथ ही होता है, काफी बार बोटैनिकल गार्डन्स के अलावा भी आपका ऐसे हर्बेरियम दिखाई देता है। ठीक है, तो हर्बेरियम में क्या होगा सर, जो आपके प्लांट्स ऑलरेडी डेड हो चुका है तो उसके प्लांट के पार्ट्स, चाहे उसके स्टेम हो, चाहे उसके लीफ हो, उसके फ्लावर का स्ट्रक्चर हो, ठीक, ऐसे करके रखेंगे ऑन शीट्स ऑफ पेपर। कैसे करके रखा जाता है इसको, अलग अलग शीट ऑफ पेपर, जिसको हम लोग हर्बेरियम शीट बोलते हैं। इसको कैसा शीट बोलते हैं सर, हर्बेरियम शीट। सर हर्बेरियम बनाते हुए ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें डेड प्लांट ही लेना है। ठीक, कभी कभार लिविंग प्लांट के भी पार्ट्स को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो प्लांट जब हम लोग हर्बेरियम शीट के अंदर लाएंगे तो इट हैज टू बी बिल्कुल भी ड्राई। तो क्या किया जाता है, प्लांट का कोई भी पार्ट को लिया जाता है और उसको एक प्लांट प्रेस आता है। ठीक, तो जहां पे आपका पूरा प्रेशर देके वो प्लांट को प्रेस किया जाता है, एक ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता है, और जब आपका प्रेसिंग होता है तो जितने भी उस प्लांट के अंदर जो सेल्स के अंदर जो वाटर कंटेंट होगा, वो वाटर कंटेंट धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा वो ब्लॉटिंग पेपर, और वो प्लांट का जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा ड्राई। क्लियर है? और तब उसको यहां पर आपका, जैसे मान लो कि दिस इज अ लीफ, इसको अच्छी तरह स्टिच करके यहां पर लगाया दिया जाता है, और बिल्कुल राइट साइड एंड में इस लीफ के बारे में जो भी चीजें हैं कि ये किसके लीफ है,
ठीक, उसके कैटेगरी क्या है, ये सारा चीज लेवलिंग आपका राइट हैंड साइड एट द बॉटम कॉर्नर लिखा रहेगा। कौन इसको कलेक्ट किया, द कलेक्टर्स नेम, साइंटिफिक नेम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द हर्बेरियम शीट। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया हर्बेरियम। म्यूजियम जो है, ये म्यूजियम के अंदर एक्चुअली द ओल्ड डेड रिमेनिंग पार्ट्स को अच्छी तरह प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर है, चाहे इसके अंदर कुछ फॉसिल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक, जो सारे के सारे किस कंडीशन में है, डेड। म्यूजियम के अंदर आपको कभी भी लाइव स्पेसिमन नहीं मिलेगा सर। ठीक है, अच्छी तरह इनको हम लोग जो प्रिजर्व करके रखेंगे और उसके बारे में जो हर चीज हम लोग पढ़ेंगे वो कहां पर संभव होगा, म्यूजियम। क्लियर है, मैं आपको नोट्स जो आपको देने वाला हूं उसके अंदर कहां कहां, इंडिया के अंदर कौन सा आपका लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, वर्ल्ड के अंदर कौन सा बोटेनिकल गार्डन है लार्जेस्ट, द जूलॉजिकल गार्डन, सेट ऑफ म्यूजियम्स जो है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग मेरे नोट में मेंशन है। ठीक, वो रखने वाली चीजें हैं, आप वहां से बहुत अच्छी तरह पढ़ के और उसको इंपॉर्टेंटली उसको याद रखना है सर, किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो फटाफट देख लीजिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स एक हो जाएगा की, जो क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। क्लियर है, बोटेनिकल गार्डन जहां पे लिविंग एंडेंजर्ड और वल्नरेबल प्लांट स्पीशीज को हम लोग कंजर्व करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर हर्बेरियम होगा, हर्बेरियम में हमें प्लांट पार्ट्स को, ड्राइड प्लांट पार्ट्स को प्रिजर्व करना है ऑन पीस ऑफ पेपर, दैट इज द हर्बेरियम शीट्स। नेक्स्ट, अगर मैं इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज की बात करूं तो हो जाएगा मेरा जूलॉजिकल गार्डन्स। एंड फाइनली द ओल्ड डेड रिमेनिंग, जो आपके पोर्शंस ऑफ द प्लांट हो सके, कुछ फॉसिल्स हो सके, एनिमल्स हो सके, उसको हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, इन म्यूजियम्स। ठीक है, कोई दिक्कत, स्टार्टिंग विद द मेजर किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक बार देख लेंगे कि कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं सर ना। आप याद कीजिए, इन क्लास 9th इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप लोग पढ़े थे अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट एक्चुअली जब हम लोग आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टडी कर रहे हैं इन क्लास 11th, हमें पता होना चाहिए कि 5 किंगडम सिस्टम से पहले भी देयर वर द 2, द 3, द 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कहां से शुरू हुआ ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सर, हु proposed it? It was proposed by the father of taxonomy, none other than कार्लोस लिविंस। क्लियर है, और इसने क्या बोला था ना, इन्होंने जो 2 किंगडम है वो डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अगर है तो क्या होगा, और अगर आपका एब्सेंस होता है सेल वॉल तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको प्लांट्स के कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे यहां पर, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और रख देंगे द ग्रुप एनिमल्स। ठीक, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स का आपका कैटेगरी में डिवाइड होना है, ये किसने किया था, इन द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज एडॉप्टेड बाय कार्लोस लिविंस। क्लियर है, बट ये जो 2 किंगडम सिस्टम है सर, इसके अंदर कई सारे ड्रॉबैक्स दिखाई दिए थे। कैसे कैसे ड्रॉबैक्स ना, सबसे पहले यहां पर जो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। ठीक, देयर वाज नो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। देन हम लोग जो पढ़ते हैं अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि देयर वाज नो डिमार्केशंस व्हिच वाज हैपनिंग, कि कैसे करके हम लोग अलग कर सकते हैं द प्रोकैरियोटिक विद द यूकैरियोटिक। क्लियर, आफ्टर दैट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सर, क्या क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि हो सकता है ऑटोट्रॉपिक, हो सकता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर भी हो सकता है पैरासाइटिक, हो सकता है सैप्रोफाइटिक, हो सकता है होलोजोइक। कुछ याद आ रहा है,
ये सारे टर्म्स हम लोग पहले पढ़ के आए सर, ठीक है ना, आगे भी हम लोग चलिए देखेंगे वो सारी चीजें। तो यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कुछ वेल डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या ये सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये टिश्यू लेवल है, क्या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, none of these points was well clarified in this two kingdom system of classification, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया और उसके बाद साइंटिस्ट आया और उन्होंने क्या किया, he made the three kingdom system of classification, और इसका क्रेडिट जाता है अर्नस्ट, ERNST, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, क्लियर है। किसने किया था इसने? द थ्री किंगडम सिस्टम वाज क्लासिफाइड बाय अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिंपली जो प्लांट्स थे उसको छेड़ा नहीं, जो एनिमल्स थे उनको भी नहीं छेड़ा, बट ये जो आपके यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर है उनको अलग अलग करके यूनिसेल्युलर प्लांट्स और यूनिसेल्युलर एनिमल्स के अंदर उनको मिला के और उन्होंने बना दिया उनको प्रोटिस्टा, ठीक है। तो थर्ड किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो आपका किंगडम जुड़ा यहां पर दैट वाज प्रोटिस्टा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु इज द फाउंडर ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम, इट विल बी अर्नस्ट हैकेल, क्लियर है, ठीक। बट यहां पर भी देखिए यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला, क्लियर। तो इसके बाद आपका आया था द फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहां पर जो साइंटिस्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी कोपलैंड। इट वाज कोपलैंड हु लाइक फंक्शन द फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो ऑलरेडी थे वो तो है ही, आपका प्रोटिस्टा था, प्लांटेई थे, एनिमिलिया थे। इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग करके इन्होंने मोनेरा किंगडम को डिफाइन कर दिए सर, ठीक है, क्लियर। कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो सब के सब रह जाएगा किसके अंदर, आपके मोनेरा के अंदर, क्लियर है सर। तो ये जो फोर्थ किंगडम सिस्टम है ये किसने दिया था, कोपलैंड। और फाइनली हम लोग जब आ जाते हैं इन माई 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आप लोग पहले से क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हो सर, तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं हु प्रोपोज्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ गेसेस, इट इज R.H. Whittaker। कौन किया था सर, इट वॉज डन बाय यस R.H. Whittaker, क्लियर है। तो इट वॉज R.H. Whittaker हु proposed the 5 kingdom system of classification। तो बताओ कौन सा नहीं है इसमें सर, नॉन ग्रीन प्लांट्स। यहां पे प्लांट ही एक ही आपका रह गया है। तो व्हाट अबाउट जो आपके हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं जैसे फंगस, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, नेक्स्ट फंगी का कैटेगरी को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए थे, और फाइनली द प्लांटेई एंड एनिमिलिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आजकल के जो आपके कुछ बुक्स आ रहे हैं उसमें एक स्टेप फर्दर जाके द 6 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये 6 किंगडम ना बोल के इसको हम लोग, ये सारे आपके कहां से शुरू हो रहे हैं सर, किंगडम से। तो अगर किंगडम से भी ऊपर अगर कुछ आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरी होगा उसको हम लोग नाम देते हैं द डोमेन, ठीक। और उस हिसाब से आपका आ जाएगा इसके भी बाद द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ विच वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस, क्लियर है, ठीक है। तो वो हम लोग आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब फटाफट एक बार ये देख लीजिए क्या है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द मेजर किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द 2 किंगडम विच वॉज प्रपोज्ड बाय लिनियस, ठीक, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, चलिए बोलते चाहिए मेरे साथ साथ, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट, अगर नहीं है तो एनिमल्स,
ठीक है। ड्रॉबैक क्या क्या थे ना, इसके अंदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ रखा गया, इसके अंदर कोई भी आपका डिमार्केशन या डिफरेंट कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है तो कैसा भाई, अगर हेटेरोट्रॉपिक है तो व्हिच आर द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके आधार पे भी कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। नेक्स्ट आया था आपका इसको मिटाने के लिए अर्न्स्ट हैकेल का 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या बोला ना, इन्होंने जो ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर है उनको अलग से डिवाइड करके जो यूनिसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसको मिला के बना दिए थे प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। और जो प्लांट और एनिमल्स है वो पहले से ही आपका चला आ रहा था, ठीक। नेक्स्ट, द 4 किंगडम सिस्टम व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, ही इंट्रोड्यूस्ड द टर्म या किंगडम मोनेरा which consists of all the prokaryotic organisms, ठीक है, क्लियर है। and apart from that the 3 other were the Protista, Plantae and Animalia। and finally जो हम लोग the widely accepted mode of taxonomical classification जो हम लोग पढ़ते हैं, that was the 5 kingdom system of classification which was proposed by R.H. Whitaker, ठीक। and according to R.H. Whitaker the 5 kingdoms are as follows: Monera, Protista, fungi. So fungi was introduced by R.H. Whitaker, in which the kingdom Plantae was divided on the mode of nutrition, that is autotrophic plants and heterotrophic plants. Clear? So he introduced fungi as the heterotrophic plants, non-green plants, and then we had the Plantae and finally the Animalia. कोई दिक्कत है सर? क्लियर है, ठीक। लास्ट हम लोग छोटा सा टॉपिक देख लेंगे कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग कुछ बेसिक पैरामीटर्स में याद रखने के लिए बिफोर गोइंग ऑन टू द एंटायर डिटेल्स एक चार्ट के अंदर कैसे करके हम लोग उसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए तो चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग द R.H. Whitaker के जो आपके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसका एक बेसिक कैटेगोरिकल डिवीजन हम लोग देखेंगे कि किसके अंदर क्या चीज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद द सेल टाइप, दैट इज ऑन द नेचर ऑफ द सेल, आइदर इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल और अ यूकैरियोटिक सेल। तो आपको खुद पता है कि ओनली मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, बाकी जितने भी है फ्रॉम प्रोटिस्टा से आपका एनिमिलिया, ईच एंड एवरी वन विल बी हैविंग यूकैरियोटिक सेल। कोई दिक्कत है सर? ठीक, तो ये मेरा बन गया सबसे पहला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि सर जो बॉडी है क्या वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। पहले तो वो अगर मल्टीसेल्युलर है तो उसके अंदर क्या सिर्फ सेल्स के आपका बनावट है या सेल जुड़ के टिश्यू बनता है या ऑर्गन बनता है या फाइनली ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सर जनरली जो मोनेरा होते हैं they are all considered to be unicellular organisms। क्लियर है? अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं इसके अंदर भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे यूनिसेल्युलर होंगे, तो दे विल बी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स। फंगी जो होगा दे विल बी माई मल्टीसेल्युलर, ठीक। अब यहां से लेके सारे के सारे आपके मल्टीसेल्युलर होगा सर, प्लांट्स भी मल्टीसेल्युलर होगा, एनिमल्स भी मल्टीसेल्युलर होगा। प्लांट्स के अंदर हमें दिखाई देगा फ्रॉम द टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम आपका होगा प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर भी शुरुआत तो होगा सेल्यूलर लेवल से, तो सेल्यूलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से फाइनली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देगा इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। सर ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो देयर विल बी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा क्योंकि बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक का मतलब ही है प्रेजेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस तभी हम लोग वेल डिफाइंड बोल सकते हैं अगर वो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ होगा, ठीक। जिसका मतलब फ्रॉम द प्रोटिस्टा टू द एनिमिलिया सब के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा। हाँ या ना सर, समझ में आ रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल,
तो सर सेल वॉल जो होगा मोनेरा के अंदर आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा। यहां पर हम लोग देखेंगे इस चार्ट के अंदर ही कि प्रेजेंट तो होगा और सेल वॉल जो आपका है वो किससे बना हुआ होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो मोनेरा है कंटेनिंग ऑल द बैक्टीरियाज, ये आपका जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। सैकराइड्स मतलब बहुत सारे आपके ग्लूकोज फैक्टर से आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पेप्टिडोग्लाइकेन्स भी आपके होंगे। ये हम लोग और अच्छी तरह डील करेंगे जब हम लोग एक एक को स्पेसिफाई करते हुए आगे पढ़ाई करेंगे सर, ठीक है। तो क्या क्या होगा सर, सेल वॉल प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर और द सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ आइदर पॉलीसैकेराइड्स और द पेप्टिडोग्लाइकेन्स। अगर प्रोटिस्टा के अंदर है सर, प्रोटिस्टा एक ऐसा एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल, यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग और देखेंगे। तो इसके अंदर जो प्लांट लाइक आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर तो सेल वॉल होगा, है या नहीं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा। बट जो एनिमल्स लाइक होंगे, जो एनिमल लाइक होगा उनके अंदर जो सेल वॉल है वो हो जाएगा एब्सेंट, क्लियर। सपोज करिए अगर मैं आपको बताता हूं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ डाइएटम्स, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ यूग्लेना, ठीक, तो उनके अंदर कभी कभार हमारा सेल वॉल नजर आएगा। बट अगर हम लोग एनिपा को लेंगे, पैरामेशियम को लेंगे, ठीक, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, एनिमल लाइक बिहेवियर होता है उनका, तो उसके अंदर हमें सेल वॉल नजर नहीं आएगा। तो बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल विल बी प्रेजेंट इन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फंगी, यस सर बिल्कुल प्लांट लाइक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, तो यहां पर भी हमें सेल वॉल मिलेगा, प्लांट्स के अंदर भी मिलेगा, फंगी के अंदर भी मिलेगा। बट मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेल वॉल जो फंगी के अंदर है दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है, चाइटिन या चिटिन आप लोग इसको बोल सकते हो, या काइटिन भी कोई कोई बोलता है। तो दिस काइटिनस आपका मेम्ब्रेन होता है द सेल वॉल प्रेजेंट इन द फंगी। सर प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है दैट विल बी हाईली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जानते हो पहले आप, पहले ये नाम जान सकते हो आप। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है सर, ठीक। फाइनली हम लोग आ जाते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग यहां पर आइदर ऑटोट्रॉपिक बात करेंगे या बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बना सकता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको डिपेंड होने के लिए जरूरत पड़ेगा खाना लेने के लिए। तो सर ये जो मोनेरा है, ये मोनेरा के अंदर हमें बहुत वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देगा। सम कैन बी ऑटोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक भी इसके अंदर दो तरीके के होंगे। एक तो हो सकता है केमोसिंथेटिक, क्या क्या आवाज मतलब आप शब्द सुन रहे हो सर, केमोसिंथेटिक मतलब याद करिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स विच आर इनसाइड द बॉडी दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, ये सब आपके केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वो अपना खाना बना सकता है खुद, बट सनलाइट के ऊपर डिपेंड तो करेगा, बट उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक। तो क्लोरोफिल की जगह प्रेजेंस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स विच आर हेल्पिंग टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक। और हो सकता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब जरूर इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग आपका कुछ होगा जो सनलाइट के माध्यम से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोल सकते हैं। सिमिलरली हो जाएगा आपका हेटेरोट्रॉप भी होगा, जैसे कि पैरासाइटिक हो सकता है या सैप्रोफाइटिक हो सकता है सर, ठीक, क्लियर। इतने डिटेल्स में हम लोग जब एक एक करके जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक समझ लो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा के अंदर होगा इट कैन बी बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं प्रोटिस्टा के अंदर जाता हूं तो बिल्कुल सेम टू सेम इसके अंदर भी नजर आएगा, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही यहां पर भी होगा, बिकॉज इट कैरीज बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स।
अगर हम लोग फंगी के अंदर चले जाते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हेटेरोट्रॉपिक, और ये हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है कुछ पैरासाइटिक, बहुत ही कम हो सकता है जो पैरासाइटिक की तरह बिहेव करेगा, और ज्यादा मात्रा में हमें मिलेगा सैप्रोफाइटिक। क्या होता है सैप्रोफाइटिक? जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। क्लियर? जो प्लांटेली होगा वो जनरली होगा ऑटोट्रॉपिक, और कैसा ऑटोट्रॉपिक? फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? और जो एनिमलिया होगा वो आपके सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा। सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं। हम लोग यहां पर बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, जहां पे हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमलिया को लिए, और इनके हिसाब से हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले देखे थे सेल टाइप, जहां पे हम लोग अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इसको डिफाइन किया। प्रोकैरियोटिक होगा सिर्फ मोनेरा, और फ्रॉम द प्रोटिस्टा टू एनिमलिया हो जाएगा मेरा यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर हो जाएगा आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा। बाकी फंगी से लेकर एनिमलिया तक सारे हो जाएगा मल्टीसेल्युलर, जिनके अंदर प्लांटेली और एनिमलिया के अंदर हमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली सर प्रोकैरियोटिक होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहने का। बट अगर मैं बात करता हूं प्रोटिस्टा टू एनिमलिया, इनके अंदर आपका क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है तो देयर हैज टू बी अ प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Next, the presence of cell wall. Yes, in Monera, the bacteria, the cell wall will be present and it will be composed of either polysaccharides or peptidoglycans. Clear है? प्रोटिस्टा के अंदर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस होंगे उनके अंदर तो हमें सेल वॉल मिलेगा, बट जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंस होगा जिसके अंदर जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, उसके अंदर हमें कोई भी सेल वॉल नजर नहीं आएगा। फंगी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यस, फंगी और प्लांटेली के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा। फंगी के अंदर होता है काइटिन, और जो प्लांट सेल है इनके अंदर होता है सेल्यूलोज। और फाइनली जो एनिमलिया होता है दे विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ सेल वॉल। मूविंग ऑन टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा के अंदर हमें बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाई देगा। सिमिलरली प्रोटिस्टा के अंदर भी दोनों न्यूट्रिशन दिखाई देगा। फंगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दैट टू मेजरली इन द काइंड ऑफ सैप्रोफाइटिक। बहुत ही कम आपके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। अगर मैं प्लांटेली की बात करूं, प्लांटेली के अंदर जनरली ऑल द प्लांट्स हैज the green color chlorophyll in them, so they can easily undergo photosynthesis, so they will be coming under the photosynthetically active autotrophs. And finally animalia, they will be also considered to be the heterotropic organisms. कोई दिक्कत सर? क्लियर है? तो यहां तक हम लोग आज कंप्लीट किए। कल हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग और डिटेल में जाएंगे, और वी विल बी स्टडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। मैंने जो आपको डिस्कस करके छोड़ दिया था, तो वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ब्रॉडली डिफाइन करेंगे कि मोनेरा के अंदर क्या क्या होता है। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द किंगडम मोनेरा। ठीक है? तो अच्छी तरह पढ़ते रहिए। इससे पहले वाला जो नोट्स है वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई भी आपका दिक्कत लगे तो आप नीचे जहां पे आप YouTube में देख रहे हो ये वीडियो, उसके नीचे आपके कमेंट बॉक्स है, तो उस कमेंट बॉक्स में आप जरूर आपके जो डाउट्स, आपके जो क्लैरिफिकेशन की जरूरत है वो पॉइंट्स वहां पर आप मेंशन कीजिए। ठीक है? सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और जरूर लाइक करके आप शेयर कीजिए ये वीडियोस को। ठीक है? थैंक यू।